हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी आप सभी का राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के क्लास में स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा क्लास चल रहा है, क्योंकि बीच में फेस्टिवल हो गया था और कुछ पर्सनल रीज़न के चलते मैं कॉलेज नहीं आ पा रहा था। आज आईडीडी के एजुकेशनल असेसमेंट क्या होता है। आईडीडी के जो बच्चे हैं जब विद्यालय जाते हैं तो उनका एजुकेशनल असेसमेंट किया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शैक्षणिक आकलन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसका क्या काम है, जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा में इनका क्या रोल है, क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। आकलन का शाब्दिक अर्थ क्या है? वास्तविक निर्धारण करना जो किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसरित होता है। हम इसका अर्थ क्या लगाते हैं असेसमेंट का यानी आकलन का, कि वास्तविक निर्धारण करना, उसका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड इलुस्ट्रेट इंग्लिश डिक्शनरी के 12वें संस्करण के अनुसार आकलन का तात्पर्य कीमत से है। क्या चीज से है? कीमत से, जिसकी उपयोगिता कर अदायगी में है। दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में आकलन किसी व्यक्ति विशेष की वर्तमान क्रियात्मक क्षमता की जानकारी देता है। आकलनकर्ता यह जानता है कि व्यक्ति में कितनी क्षमता बची हुई है तथा कार्य करने का वर्तमान स्तर क्या है। हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, उसका एजुकेशनल असेसमेंट, तो उसमें क्या क्षमता है, कितनी क्षमता का वो उपयोग कर रहा है, इसका हम निर्धारण करते हैं। उसकी रुचि क्या है, वह कोई हम टास्क देते हैं तो उसको कितना वह संपादित करता है, यानी कितना उसको पूरा करता है, उसका वर्तमान स्तर क्या है। ये सब चीजों का एक साथ असेसमेंट किया जाता है। तो ये असेसमेंट जो आता है एजुकेशनल असेसमेंट के अंतर्गत आता है। पूर्व में हम लोग डिस्कस किए हैं असेसमेंट के बारे में। तो असेसमेंट जो था उसका पूरा जीवन शैली का था, लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो एजुकेशनल असेसमेंट है। और किस बिंदु से कार्य में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण देते समय व्यक्ति को कहां तक प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब हम उसका असेसमेंट करेंगे तो हमें उसका वर्तमान स्तर का पता चलेगा। तो वर्तमान स्तर का हम जब पता लगा लेंगे तो हम उसके अगला गोल को, अगला लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि उसमें कितनी क्षमताएं हैं। तो उसी बिंदु से उसका प्रशिक्षण स्टार्ट किया जाता है।
प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी जिससे बालक के सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं बच्चे को, उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए। अवधि में हम गैप भी रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू लगातार किसी बच्चे को हम प्रशिक्षण देते रहेंगे तो वो उबाऊ हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो वो उबाऊ होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें उसका टाइमिंग का निर्धारण करना होगा, जिससे उसकी रुचि बनी रहे और वो प्रशिक्षण के दौरान अपनी गतिविधि को करते रहे, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। तो ये सारे चीजों को हमें ध्यान में देना होता है। बालों को सिखाते समय किस तरह का रेनफोर्समेंट देना है हमें, या उन्हें मदद दी जा सकती है, हमें कौन सी मदद देनी है, कब देनी है, बच्चे को प्रोत्साहित कैसे करना है, इन बातों का भी हम ख्याल रखते हैं। दी जाने वाली सहायता को किस बिंदु तक संबंधित व्यक्ति को दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण देते जाएंगे और हम उसकी हेल्प करते जाएंगे। तो जब हम उसका हेल्प करेंगे तो उसे आसानी मिलेगी, वो सीखने में मन लगा सकता है। लेकिन हम लगातार उसकी सहायता नहीं करते जाएंगे। हमें बच्चे को उस स्तर पे लाना है कि बच्चा जो है अपने से, स्वयं से उस कार्य को संपादित कर सके। किसी बिंदु पर बालकों को सहायता देना पूर्ण रूप से छोड़ देंगे और उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु अनुमति देंगे, जिससे बालक क्या करेगा कि उस क्रियाकलाप पर निरंतर कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए आत्मनिर्भर हो सकेगा। आदि विषयों की जानकारी आकलनकर्ता को आकलन के माध्यम से प्राप्त होती है। जो आकलन कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, उस क्रियाकलापों के साथ साथ अन्य जानकारियां भी, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का किस कार्य में रुचि है, तो ये सब बातों की जानकारी असेसमेंट करने वाले को पता चल जाता है। एजुकेशनल आकलन के प्रकार क्या है? मानक आधारित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंडेड टेस्ट, जिसको एनआरटी कहा जाता है। एनआरटी के अंतर्गत क्या है कि यह औपचारिक आकलन है। इसका एक अपना स्टैंडर्ड्स है, इसका नॉर्म्स है। उसी के आधार पर हम बच्चे का आकलन करते हैं। एनआरटी एक क्या है? मानकीकृत परीक्षण है। इस प्रकार के मापन में संबंधित की तुलना मानक या औसत या समूह से कर सकते हैं। संबंधित बच्चे की तुलना हम क्या कर सकते हैं? बच्चे का स्टैंडर्ड उसकी उम्र के अनुसार होता है। आप लोगों को ये बहुत सारे क्लासों में बताया गया है कि उम्र के अनुसार, जैसे मान ले रहे हैं कि अब कोई बच्चा 15 साल का हो गया तो उसको हम दूसरी कक्षा में एडमिशन नहीं कराएंगे ना। सामान्य बच्चा है तो 15 साल के लगभग अवधि में उसकी 9वीं 10वीं में होना आवश्यक है। तो एज के हिसाब से ही शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम उसका परीक्षण करेंगे। जैसे बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है, तो बौद्धिक दिव्यांग जो बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई भी देर से शुरू होता है।
सामान्य बच्चे की अपेक्षा उसका लेवल कम होता है। तो उस हिसाब से हम तय करते हैं कि बच्चे का स्टैंडर्ड्स क्या है। बौद्धिक दिव्यांगता में आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि अलग अलग कैटेगरी होती है। अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को अलग अलग प्रशिक्षण शिक्षण दिया जा सकता है। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है कि जिन कैटेगरी के बच्चों को हम प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं। उनको क्या हम सिखा सकते हैं कि अपनी दिनचर्या, उसके दैनिक कार्य का निष्पादन करना भी अच्छे ढंग से वो सीख जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रोफाउंड जो होते हैं उनको शिक्षण प्रशिक्षण कोई भी दैनिक कार्य भी वो नहीं कर सकते हैं। वो उनका आईक्यू लेवल जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। तो उसके स्टैंडर्ड को देखते हुए माइल्ड है, मॉडरेट है बच्चा, उसका उम्र क्या है, उसका एजुकेशनल जो गतिविधि है वो कितनी है, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसका असेसमेंट करते हैं। तो ये एनआरटी है, ये नॉर्म्स आधारित है। इस प्रकार के मापन में संबंधित की तुलना एक मानक या औसत समूह से कर सकते हैं। उदाहरण सहित बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, हमारे पास क्या है, बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रेन, BIT मीन्स बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रेन, वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल्स, ये सारे टेस्ट हैं जो बिने नामक मनोवैज्ञानिक, वेसलर नामक मनोविश्लेषक, ये लोगों ने डेवलप किए हुए हैं। तो इन मानकों के आधार पर हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। दूसरा है मानदंड आधारित परीक्षण, जिसको CRT कहा जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंडेड टेस्ट, CRT। इसके अंतर्गत कौन से परीक्षण आते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की तुलना पाठ्यक्रम के उद्देश्य से की जाती है। विद्यार्थियों का कंपैरिजन कहाँ किया जाता है, उनके सिलेबस के साथ किया जाता है। सिलेबस के साथ वो कितना मैच्योर हैं। न कि मानक संदर्भों के कार्य क्षमता के निष्पादन स्तर से। इसमें हम सिलेबस आधारित असेसमेंट करते हैं, न कि मानक संदर्भित जो NRT है उसके अंतर्गत नहीं करते हैं। इस प्रकार के आकलन हेतु शिक्षकों द्वारा तैयार परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। मटेरियल कौन तैयार करता है, शिक्षक मटेरियल तैयार करते हैं। जैसे है मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली, MDPS, भारतीय मंद बुद्धि बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदंड, जिसका नाम है बेसिक MR, कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची, FACP। इनके आधार पर हम बच्चों का परीक्षण करते हैं। पूर्व विद्यालय स्तर के बच्चों का शैक्षणिक आकलन कैसे किया जाता है, उपनयन जिसको कहा जाता है। उपनयन क्या है, बच्चों के लिए एक असेसमेंट टूल्स है। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सिर्फ शामिल किया जाता है।
उपनयन में कितने साल के बच्चों का असेसमेंट हम करते हैं? तो 6 साल के बच्चे का असेसमेंट हम करते हैं, जिसमें क्रिया विधियों का समूह पत्र के द्वारा आकलन किया जाता है। इस चेकलिस्ट में 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें गामक, स्वयं सहायता, भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक और प्रत्येक क्षेत्र में 50 प्रश्न है। इसमें सभी क्रियाविधि एक क्रम में सामान्य विकास के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। हम 5 गो क्षेत्र लेते हैं। कौन कौन से है? गामक, स्वयं सहायता, भाषा, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ये सभी क्षेत्रों से 50-50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्रम विधि में इस क्वेश्चन को व्यवस्थित किया जाता है और उसी के आधार पर बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग। यदि बच्चा कार्य कर लेता है तो ये लिखते हैं, परंतु यदि नहीं करता है तो वहां पर बी लिखते हैं। जो क्वेश्चंस आता है उसका स्क्रीनिंग हम करेंगे तो कैसे करते हैं? जो क्वेश्चन होगा, बच्चा स्वयं से खाना खा लेता है, बच्चा किसी बड़े को देख करके सामाजिक अभिवादन करता है, ये जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो जो बच्चा स्वयं से कर लेता है उसके सामने ए लिखते हैं और उसी क्वेश्चन को अगर बच्चा असेसमेंट द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चा इस कार्य को नहीं कर पाता है तो उसके आगे हमें बी लिखते हैं। यह चेकलिस्ट मुख्य रूप से ऐसे बच्चों पर लागू करते हैं जो होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड ट्रेनिंग पाते हैं। इनमें कुछ कार्ड होते हैं। ये कार्ड एक दूसरे से दिखने में बिल्कुल अलग एवं रंगों में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जो कार्यक्रम सभी के अंतर्गत इस प्रपत्र में दिया गया है, इसका उपयोग मूल्यांकन के समय किया जाता है। इसमें रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें कि बच्चे से संबंधित पूर्व सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चों से जो सूचनाएं मिलती है हमें, उस बच्चे का पूरा डाटा हम वहां पे रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा किस कार्य को स्वयं से कर पाते हैं और किस कार्य को स्वयं से नहीं कर पाते हैं। अगला है पोर्टेज। पोर्टेज क्या है? यह एक प्रारंभिक बचपन की हस्तक्षेप सेवा है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से उन परिवारों का समर्थन करना है जिनके पास अपने घरों में अतिरिक्त जरूरतों वाले छोटे बच्चे हैं। हमें वैसे परिवारों की मदद करना है जिस परिवार में दिव्यांग बच्चे हैं, यानी कि अतिरिक्त जरूरतों वाले छोटे बच्चे। बच्चों को प्रश्नों और कार्यों, संकेतों और पुरस्कारों के उपयोग के माध्यम से नए कौशल सिखाए जाते हैं। बच्चों को, जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके लिए क्लासरूम में सीधा सीधा सिलेबस, किताब, बुक्स, कॉपी, पेंसिल ही नहीं पकड़ाई जाती है। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सामान्य बच्चों के लिए भी प्ले स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स में बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है, कोई उसका सिलेबस नहीं होता है। जहाँ पर बच्चे जाते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, औसतन जिनकी उम्र 3 साल से अधिक होती है, उस बच्चों को शामिल किया जाता है। तो खेल खेल में उन बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कार्ड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से।
तो उसी तरह से वो तो सामान्य बच्चों के लिए हो गया जिनकी उम्र कम है, और जो असामान्य बच्चे हैं जिनके लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, उन बच्चों को भी हम संकेतों, पुरस्कारों के उपयोग के माध्यम से हम क्या करते हैं, नए कौशल सिखाते हैं। माता पिता देखभाल करने वाले को दिखाया जाता है कि पेरेंटेज होम आगंतुक से साप्ताहिक या मासिक रूप से इस प्रणाली को कैसे लागू किया जाए। पोर्टेज में जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं और जो परिवार है, विशेष आवश्यकता वाले परिवार, उन लोगों के बीच एक टर्म्स कंडीशन बनाया जाता है कि ये साप्ताहिक रूप से आपके घर में विजिट करेंगे या महीने में 2 बार करेंगे 15 दिनों पर, और प्रतिदिन लगभग 15 से 20 मिनट समय वो आपके घर पे देंगे आपके बच्चे के साथ। जब माता पिता का मानना है कि बच्चा अब सबसे अधिक ग्रहणशील होगा, और आमतौर पर माता पिता 1:1 की स्थिति में बच्चों को पढ़ाएंगे और शिक्षण के लिए सप्ताह में 1 या 2 कौशल का लक्ष्य रखेंगे। उनके लिए हम गोल यानी लक्ष्य कैसा रखेंगे कि सप्ताह में 1 या 2 कौशल उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, और माता पिता का परस्पर सहयोग उसमें जरूरी होगा, क्योंकि जो आगंतुक होंगे वो सप्ताह में यानी वीकली या 15 दिनों पर 1 बार जाएंगे। शिक्षण कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन अति गंभीर मानसिक दिव्यांग जांच सूची क्या है? FACP TMR, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ये 4 प्रकार के बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं। तो FACP जो है वो प्रोफाउंड बच्चे के लिए जांच सूची हम तैयार करते हैं, तो उसका क्या नाम दिया गया है? FACP PMR, यानी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ स्टूडेंट्स विथ प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इस आकलन प्रणाली का विकास कौन किया है? राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकंदराबाद। राष्ट्रीय मानसिक जो दिव्यांग संस्थान है NIMH जो है सिकंदराबाद के द्वारा विशेष शिक्षा विभाग की जयंती नारायण विजय लक्ष्मी साइक सलीम ने किया था। विशेष शिक्षा विभाग के कौन कौन? जयंती नारायण, विजय लक्ष्मी और साइक सलीम, 3 लोगों ने मिलकर के इस आकलन का फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट जो है FACP प्रोफाउंड बच्चे के लिए, अति गंभीर बच्चे के लिए है, इसके लिए ये 3 लोगों ने मिलकर के इस FACP को विकसित किया था। यह जो आकलन है अति गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए विकसित की गई है। उनकी स्थिति सबसे नाजुक होती है। अति गंभीर जो बच्चे होते हैं वो पूर्ण रूप से दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो स्वयं से अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इनके असेसमेंट के लिए जो प्रणाली विकसित की गई NIMH द्वारा, उसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है? मानसिक दिव्यांग बच्चों को योजना बनाने में मदद मिलती है। इनमें दी गई क्रियाएं आसानी से समझी जा सकती है
तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे पास दैनिक गतिविधि भी बहुत सारे हैं। जो सामान्य व्यक्ति है, आजकल तो ऐसा चलन हो गया है कि जो सामान्य व्यक्ति भी है अपने दैनिक कार्यकलापों को स्वयं से नहीं कर पाता है। काम का प्रेशर इतना है, समय का अभाव है, इसके चलते दैनिक कार्यक्रम में क्या लोग करते हैं, सर्वेंट यानी नौकर रखना। कोई खाना बनाने के लिए रख रहा है, साफ सफाई के लिए रख रहा है, कपड़ा धोने के लिए रख रहा है। तो ये सारे कार्य जो आते हैं वो हमारे दैनिक कार्यकलाप के अंतर्गत ही आते हैं। ये क्रियाएं अवलोकन योग्य तथा आयु के अनुरूप हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि बच्चे का उम्र क्या है, वो अपने उम्र के अनुसार कौन कौन सी गतिविधि कर लेता है एवं समुदाय में आत्मनिर्भर जीवन यापन करने में सहायक है। इस जांच पत्र की श्रृंखला में 5 मूल्यांकन तालिका है। कौन कौन से? प्रत्येक तालिका में बच्चों के क्रियाकलाप के अलग अलग स्तरों को बताया गया है। जैसे स्वयं सहायता कौशल, गामक कौशल, संप्रेषण कौशल, समाजीकरण कौशल और दृश्य कौशल। इस मूल्यांकन तालिका के प्रत्येक कौशल को हम कैसे अंक देते हैं? ऐसे जो क्वेश्चन हम रखेंगे तो उसके लिए ये साइन है, ये चिन्ह है। प्लस चिन्ह जब हम देंगे कब? कि बच्चा बिना मदद के कार्य को करता है, यानी कि स्वयं से कर लेता है। सी कब रखेंगे? कि संकेत देने पर, हमें बच्चे को कभी कभी संकेत देना पड़ता है। VP वर्बल प्रॉम्प्टिंग, यानी कि मौखिक सहायता। हम बच्चे को जो बोलते हैं उसके अनुसार वो करता है, स्वयं से नहीं कर पाता है। NA यानी कि लागू नहीं होता है, नॉट अवेलेबल। PP फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, यानी कि शारीरिक सहायता। मॉडलिंग यानी M, मॉडलिंग मीन्स कि हम उसको करके दिखाते हैं तब बच्चा कर पाता है। और डॉट, बच्चा यह आइटम नहीं कर पाता है। विद्यालय स्तर के बच्चों का शैक्षणिक आकलन, ये जो था FACP, ये प्रोफाउंड बच्चे के लिए था। अब आगे है कि MDPS क्या है? मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली, जो आप लोगों को ऊपर डिस्कस किया गया, इसी चैप्टर में पहले डिस्कस किया गया है। तो ये प्रणाली क्या है? MDPS, इसको कौन विकसित किया है? किस संस्थान ने विकसित किया है? मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली MDPS का निर्माण प्रोफेसर जयचंद्रन, V विमला और कुमार ने किया है।
प्रोफेसर जयचंद्रन वी विमला और कुमार, इनके द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों के अनुकूल व्यवहारों का आकलन किया जाता है तथा उनके कार्यात्मक कौशलों के बारे में सूचना हमें मिलती है। इस उपकरण में 360 अवलोकन योग्य क्रियाएं हैं जिन्हें 18 कौशल क्षेत्रों के अंदर रखा गया है, जिनको 18 को कौशल क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 20 क्रियाएं हैं और कौशल क्षेत्रों का निर्माण विकासात्मक चरणों के आधार पर किया गया है। कौशल क्षेत्रों का चयन कैसे किया गया है? विकासात्मक जो चरण है, 18 वो कौशल है, प्रत्येक कौशल में 20 को क्रिया रखी गई है और 20 क्रिया मिलकर के कितना हो जा रही है? 360। सकल शारीरिक क्रियाएं, सूक्ष्म शारीरिक क्रियाएं, खाने के समय की क्रियाएं, कपड़े पहनना, श्रृंगार संबंधी क्रियाएं, शौचालय, ग्रहणशील भाषा, द्योतक यानी जतलाने वाली भाषा, अपने व्यक्ति जो जिस भाषा में बच्चा बातचीत कर लेता है, और ग्रहणशील भाषा कि बच्चा जिस जिस भाषा को वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे का सामाजिक अंतर क्या है? लिखना, संख्या से संबंधित जानकारी। मान रहे हैं कि बच्चा, ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो बोलते हैं, सब समझते हैं, लेकिन संख्या आधारित जब काउंटिंग उनको करनी होती है, जैसे पैसों का लेन देन, गिनना, जोड़ना, घटाना, तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसके बाद समय, रुपया, पैसा, धन, मुद्रा, बच्चे को हम कितना का नोट दे रहे हैं, 100 का है, 50 का है, 10 का है, सिक्का है, क्या है, उसके बारे में जानना। घरेलू कार्य, सामूहिक सुधार, मनोरंजनात्मक कार्य वो क्या क्या करते हैं, व्यवसायिक कौशल, पढ़ाई इत्यादि कौशल क्रियाओं के क्षेत्र शामिल हैं। और प्रत्येक क्रियात्मक कौशल क्षेत्रों में ये जो 18 वो कौशल हैं, प्रत्येक में 20-20 क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस हैं सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते क्रम में समायोजित हैं, कि बच्चा इन 18 को कौशल में से किस किस कौशल का किस किस स्तर पर जानता है और करता है। इस प्रणाली के द्वारा सेवार्थी वर्तमान में कौन सा कौशल कार्य कर पाता है, किस कौशल कार्य के संपादन में सेवार्थी कठिनाई महसूस करता है या बिल्कुल नहीं कर पाता है, के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है कि इन कौशलों से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चा किस कौशल को कर पाता है या किस कौशल को नहीं कर पाता है। तो इसका चार्ट हम कैसे तैयार करेंगे? जो ऊपर आपको बताया गया, प्लस का इंडिकेटर यानी कि बच्चा करता है, सी बच्चा को कभी कभी संकेत देना होता है, VP यानी वर्बल प्रॉम्प्टिंग, PP शारीरिक सहायता, फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, मॉडलिंग। तो इस सब को भी हम दर्शाएंगे असेसमेंट में कि बच्चा करता है तो कैसे करता है, स्वयं से कर लेता है या कौन सी सहायता उसको
देनी पड़ती है। समग्र रूप से मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली की उपयोगिता व्यक्तिगत शैक्षिक प्रणाली कार्यक्रम बनाने में होती है। समग्र रूप से जब हम बच्चे का आईपी बनाते हैं, आईपी के बारे में आप लोगों को कुछ बताया गया है और विस्तृत रूप से आगे भी हम डिस्कस करेंगे आईपी बनाना, आईपी कैसे हम बनाएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस आप लोगों के सामने होगा। तो एमडीपीएस का जो मुख्य कार्य होता है, आईपी में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है क्योंकि आईपी में ये जो 360 क्वेश्चंस हैं, 18 कौशल्स हैं, उसी से संबंधित चार्ट ही रहता है, क्योंकि बच्चे का उसमें पूर्ण रूप से आकलन किया जाता है और उसका प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर बच्चे का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। इसकी संरचना मानसिक मंद बच्चों के अनुकूलित व्यवहारों का आकलन के उद्देश्य से किया गया है। यही कारण है कि इस प्रणाली को व्यवहार मापन प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अधिकतर कौशल कार्यों के एकांश सामान्यतः दैनिक जीवन में घटित होने वाले क्रियाकलाप से संबंधित है, जो सरल से जटिल के क्रम में समायोजित है। मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली से प्राप्त आंकड़े जो हैं, वो विशेष शिक्षक को सेवार्थी के कौशल कार्यों के वरीयता के क्रम को चयन करने में सहायक होते हैं। ये सारा कौशल को, डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं और स्पेशल एजुकेटर के सामने रखते हैं, तो उन्हें सहूलियत मिलती है कि बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है और आगे की आवश्यकता क्या है, जिसकी सार्थकता सेवार्थी के व्यक्तिगत कौशल व्यवहारों में गुणात्मक सुधार ला करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली जो है, पूरे कार्यक्रम के दौरान सेवार्थी में हुए अपेक्षित प्रगति को पुनः मूल्यांकन करने में भी सहायता प्राप्त करता है। जिस क्रिया या कौशल को बच्चा कर लेता है, उसे ए या नीला रंग से प्रदर्शित करते हैं, और जिस कौशल को बच्चा नहीं कर पाता है, उसको बी या रेड रंग से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये था मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली। इस चैप्टर का जो आगे का है, शिक्षण कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची या और सारे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्लास में। आज के चैप्टर में इतना ही रहने दिया जाए, और इस चैप्टर के अंत में आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ा लिया जाए, पूरा आपको समझा दिया जाए, तो उसके अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए जाएंगे, जो परीक्षा उपयोगी हैं या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। आज के चैप्टर में, आज के दिन में बस इतना है। धन्यवाद।